यस बेटा, तो कल मेरा चैप्टर नंबर 2 मैंने कंप्लीट करा दिया था। और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कराने के बाद में फिर मैंने एक छोटा सा टॉपिक और कवर अप कराया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम जब सेल परचेज करते हैं रियल लाइफ के अंदर कॉर्पोरेट से रिलेटेड, तो वहां पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो चीज इसके अंदर बताया गया था, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डॉक्यूमेंट बताया था कोटेशन। सेलर ये डॉक्यूमेंट बनाता है भी ताकि वो अपनी प्राइस की डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ बता सके, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं, भाई किस किस तरह से वो अमाउंट लेता है, किसने प्रोडक्ट की कौन से प्रोडक्ट की क्या रेट है, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। फिर कोटेशन के बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा था परचेज ऑर्डर। जब आप अगर कोटेशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, और ऑर्डर को हम कहते हैं परचेज ऑर्डर। और परचेज ऑर्डर लगने के बाद में फिर सेलर क्या करता है, वापस से ऑर्डर बनाता है, वो बोलता है सेल्स ऑर्डर। उसको हम डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं सेल्स ऑर्डर, भाई ये प्रोडक्ट हमें सेल करना है, हमने उनको कंफर्म कर दिया है। तो सेल ऑर्डर की एक कॉपी वेयर हाउस डिपार्टमेंट में भी जाती है। तो क्या आप अगर गुड्स तैयार है तो भेजना स्टार्ट करो, अगर नहीं है तो आप कंप्लीट करवाना मैन्युफैक्चरिंग से कंप्लीट करवाइए। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था नेक्स्ट डॉक्यूमेंट गुड्स डिस्पैच नोट। जब गुड्स रेडी हो जाता है तो हम उस गुड्स को क्या करते हैं, भेजते हैं, सेंड करते हैं। और जब गुड्स सेंड किया जाता है तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। और गुड्स डिस्पैच नोट के बाद में फिर हमने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़ा था गुड्स रिसीविंग नोट, GRN। गुड्स रिसीविंग नोट के अंदर हमने पढ़ा था भाई जब सामने वाले पर्सन को गुड्स रिसीव हो जाता है तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं गुड्स रिसीविंग नोट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा था इनवॉइस या बिल। गुड्स रिसीविंग नोट रिसीव होने के बाद में सेलर जो है वो ऑथोराइज हो जाता है पेमेंट वगैरह डिमांड करने के लिए। तो वो फाइनल बिल भेजता है तो क्या आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। सो सेलर प्रिपेयर इनवॉइस एंड सेंड दिस टू द कस्टमर, और वो कस्टमर को भेज देता है। एक कॉपी वो अपने पास रखता है और एक कॉपी उनको सेंड कर दी जाती है। तो इनवॉइस क्या एक रिक्वेस्ट है तो क्या आपको इतना अमाउंट पे करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा था डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब जब आपने जो गुड्स परचेज करा था अगर उसमें से कोई भी गुड्स अगर आप रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करते टाइम जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डेबिट नोट। परचेजर बनाता है डेबिट नोट परचेज रिटर्न करते टाइम, और जो सेलर है जब वो सेल्स रिटर्न होता है तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं क्रेडिट नोट। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा था रिसीट। जब जो बायर है वो जब पेमेंट करता है फाइनल पेमेंट, तो पेमेंट के बदले में एज अ कंसिडरेशन उसके एविडेंस के फॉर्म में जब हम जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसको हम कहते हैं रिसीट कहते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था रेमिटेंस एडवाइस। रेमिटेंस एडवाइस का मतलब था उसका पूरा एक समरी फॉर्म में हम एक जगह पे लिख करके रख देते थे तो हमने इनसे कब गुड्स परचेज किया था, कब गुड्स सेल करा था, कितने रुपए का किया था, कैसे कैसे पेमेंट आता है, शॉर्ट में लिख करके। में डिटेल में जाना तो फिर वो प्रॉपर उससे आप बिल वगैरह से उन्होंने चेक कर लेंगे। अभी भी शॉर्ट में, ताकि अगर कभी भी आप कुछ पूछ लें तो ताकि एक जगह पर हमारा एक पेज पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन का समरी लिखा हुआ रहे। ये चीज मैं ऑलरेडी कल समझा चुका था, तो यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट है बेटा? नो सर। नहीं है। चलिए, तो फिर हम अभी का आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो दिया है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली हमारा चैप्टर दिया है। ये वाला चैप्टर भी हमारा थ्योरी चैप्टर है और बस ये लास्ट थ्योरी चैप्टर है। इसके बाद में फिर अब हमारे आगे के चैप्टर्स प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ये जो थर्ड चैप्टर दिया है ये लास्ट थ्योरी चैप्टर है, इसके बाद में फिर हम आगे क्या प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं भाई तो कि पहले प्रैक्टिकल चैप्टर करा दूं फिर थ्योरी, इसलिए वो फिर वो लिंक ब्रेक होगा, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से सीरियल वाइज चलते जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये देखें एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस किस तरह के पुटअप होते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में से काफी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई भी है। लाइक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम क्यों बनाते हैं, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो वगैरह। इनका मतलब क्या होता है, एसेट्स का मीनिंग, लाइबिलिटी का मीनिंग, इक्विटी का मतलब, इनकम का मतलब, एक्सपेंसेस का मीनिंग, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अक्रूवल बेसिस, मैटेरियलिटी,
कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, काफी सारे प्रिंसिपल्स मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखें इसमें से क्वेश्चन किस तरह का पुटअप होता है, एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह कैसा आता है इस चैप्टर से। तो हम देखें, क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर आर लाइकली टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसकी क्वालिटेटिव फीचर्स को अंडरस्टैंडिंग करने से रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू मे बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट मेक इंफॉर्मेशन रेलेवेंट। उन फैक्टर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जिससे इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होती है आप किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं तो कि ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट और ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। You are also asked required to have a good understanding of what constitute an assets, liability, income and expenses। मतलब कि लाइबिलिटी का, इनकम का, एक्सपेंसेस का, इनका मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करें, जो जो चीजें हमने पहले पढ़ा हुआ है पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन चीजों को देखते हैं। मैं वन बाय वन आपको चीजें बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये हमने पहले भी पढ़ा था अभी, तो कि आपने एक बार जो मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया आप उसी मेथड को क्या करिए, कंटिन्यू करिए, बार बार आप मेथड्स में चेंज मत करिए। देयर शुड नॉट बी चेंज इन adoption of methods regularly। रेगुलरली मेथड्स में चेंज नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। मतलब कि आपने एक बार जो मेथड्स फॉलो कर लिया आप उन्हीं को कंटिन्यू करिए, बट अगर आपको लगता है चेंजेस करना एसेंशियल है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर बताया, कंसिस्टेंसी। टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, द प्रेजेंटेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should stay the same from one period to the next period। एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में वो हमेशा क्या रहने चाहिए, एक जैसे रहने चाहिए, एक्सेप्ट एज फॉलोज वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर ऑफ ऑपरेशन। अगर मेजर चेंज अगर हो गया है, सिग्निफिकेंट चेंज मतलब अगर मेजर चेंज अगर आपको लगता है, इंपॉर्टेंट चेंज अगर लगता है इन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन और अ रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिकेट अ मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। अगर आपको लगता है भी तो कि अगर हम चेंज वगैरह करेंगे तो उससे और अच्छा प्रेजेंटेशन बैठेगा, तो आप चेंजेस कर सकते हैं। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स, जब ऑर्गेनाइजेशन अगर सोचती है दैट changes in the pattern will show financial present statements in more appropriate manner। अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम चेंज करते हैं, मतलब मेथड में अगर हम चेंज करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो और अच्छे तरीके से और अप्रोप्रिएट मैनर में अगर प्रेजेंट होगी तो आप चेंजेस कर सकते हैं। एंड वेयर अ चेंज इन द प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड बाय एन आईएफआरएस, और अगर आपको आईएफआरएस में अगर चेंजेस वगैरह रिक्वायर्ड है तो भी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो उस चीज को हमारा बोला है कंसिस्टेंसी। तो कि भाई आप एक बार जो मेथड आप फॉलो करें उसी को आप कंटिन्यू करें, बट अगर आपको लगता है चेंजेस करना जरूरी है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी वाला प्रिंसिपल क्लियर है बेटा। फिर दिया है इसी के बाद में सेकंड प्रिंसिपल हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलवेज ट्रीट द बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी। जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके अंदर हम बिजनेस और उसके ऑनर दोनों को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं, और हम हमेशा ट्रांजेक्शन्स किसकी बुक्स में करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज क्रूशियल दैट यू अंडरस्टैंड दैट द कन्वेंशन अडॉप्टेड इन द प्रिपेयरिंग अकाउंट्स is always to treat the business as a separate entity from its owners. This means that the transactions of the owner should never be mixed with the business transactions. तो कि जो ऑनर की ट्रांजेक्शन है उनको हमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन से कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। दिस अप्लाई वेदर और नॉट द बिजनेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। भले आप लॉ के अंदर उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं या नहीं मानते, बट अकाउंट्स के अंदर उसको सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, इन लॉ whether it is treated or not as separate legal entity but for accounting it is treated as separate legal entity। लेकिन अकाउंटिंग पर्पज से दोनों को सेपरेट माना जाता है, और हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो किसकी बुक्स में करते हैं, बिजनेस की बुक्स में। वी रिकॉर्ड transactions in the books of business। ये मेरा सेकंड प्रिंसिपल हो गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हम इसको बोल दें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ तक की बात हमारी हो गई। दो टॉपिक मैंने समझा दिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें लिखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, और ये पांचों पॉइंट में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। एसेट जो भी आपका प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। आपने पास्ट में कोई इवेंट किया था, पास्ट में कोई ट्रांजेक्शन करा था, जिसके कारण अगर आपके पास प्रेजेंट में अगर कोई भी रिसोर्सेज वगैरह है जिसका आपके पास कंट्रोलिंग है, तो उसको हम असेट्स कहते हैं। जो आपको क्या करेगी, पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिसके कारण आपको फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लाइबिलिटी का मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। आपने पास्ट में कोई इवेंट करा है जिसके कारण आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज वगैरह ट्रांसफर करने के आपके ऑब्लिगेशन अगर आते हैं तो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी। एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद में जो अमाउंट बचता है उसको हम कहते हैं इक्विटी। फिर इनकम का मतलब मैंने बताया था, एसेट्स अगर इंक्रीज होती है और लाइबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं इनकम। और इसी का अपोजिट अगर आपके एक्सपेंसेस में जस्ट अपोजिट हो जाता है, जस्ट रिवर्स। मींस एसेट अगर आपकी कम होती है या फिर लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। यहाँ तक की बात भी हो गई सर। ये मेरा एक और टॉपिक हो गया एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअलिटी। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या आता है, डबल इम्पैक्ट आता है, दो जगह पर उसका प्रेजेंटेशन आता है।
तो वही चीज यहाँ पर बताइए, व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन अफेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, इफ अ बिजनेस मेक अ सेल ऑन क्रेडिट, अगर बिजनेस क्या करता है, क्रेडिट में गुड सेल करता है, वो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज एंड सेल इंक्रीज, तो आपके डेटर्स भी बढ़ेंगे और सेल्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। डुअलिटी, द डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड स्टीम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू जनरल लेजर अकाउंट्स। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या करती है, कम से कम दो अकाउंट्स पर इंपैक्ट डालती है। और ये जो कंसेप्ट है हम अभी आगे जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो वहां पर भी और डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर और चीजें मैं समझा दूंगा। तो ये बेसिकली मेरा एक और टॉपिक हो गया, कौन सा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। फिर उसी के बाद में हम आगे चलते हैं, ये अभी बात में बताता हूँ मैं। यस, इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया है बेटा, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस बोल दें हम, ये इसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल दें, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ट्रांजेक्शन जैसे ही अराइज होती है हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, हम उसके कैश में होने या न होने का वेट नहीं करते हैं। ट्रांजेक्शन्स will be recorded in the books as they arise, जैसे ही वो अराइज होती है, जैसे ही वो अराइज होती हैं, इट इज इमैटेरियल whether cash received or paid or not। तो क्या आपने कैश रिसीव किया है या नहीं किया है, कैश पे किया है या नहीं पे किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सारी ट्रांजेक्शन जो भी होती है, अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है, अगर वो अराइज हुई है, तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। वो कंसेप्ट हमारा बोलता है अक्रूवल कंसेप्ट। The effect of the transactions and other events are recognized when they occur and not as cash or its equivalent is received or paid। उसका कैश में अमाउंट रिसीव हुआ है या पे किया गया है या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। And they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate। और उनको उस टाइम पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है जिस टाइम पीरियड से वो रिलेटेड है, भले वो रिसीव हमें बाद में हुए हैं या पहले हुए, लेकिन उस टाइम पीरियड में ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जिस टाइम पीरियड से वो कनेक्शन रखते हैं। द अक्रूवल बेसिस इज नॉट, ये पॉइंट छोड़ो आप, इसका मेन बात ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर किए जाते हैं। Entities should prepare their financial statements on the basis that transactions are recorded in them not as the cash is paid or received but as the revenue or expenses are earned or incurred। जैसे ही आपके इनकम या एक्सपेंसेस वगैरह अर्न हो जाते हैं या इंकर्ड हो जाते हैं, हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं इन द अकाउंटिंग पीरियड टू विच दे रिलेट्स, जिस अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेट करते हैं। हम उसमें कैश होने का वेट नहीं करते। According to the accrual assumption, in computing profit, revenue earned must be matched against the expenditure incurred in earning it। और उससे रिलेटेड आपने उस टाइम पीरियड से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम है, चाहे वो कैश में आई है या नहीं आई है, उसको हम उस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस से मैच कराते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज मैचिंग कन्वेंशन, जो मैंने बताया था मैचिंग कॉन्सेप्ट।
जिसमें हम एक फिक्स टाइम पीरियड की इनकम लेते हैं और फिक्स टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस लेते हैं और दोनों को मैच करा दिया जाता है ताकि हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो सके। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल अक्रूवल से रिलेटेड। क्या एग्जांपल दिया है इसको हम देखते हैं बेटा, इसमें क्या दे रखा है, एक सेकेंड। जैसे हम यहाँ पर देखें बेटा, हमें क्या दिया है, Emma purchased 20 t-shirts in her first month of trading May at a cost of $5 each. उन्होंने क्या करा, 20 टी-शर्ट्स परचेज करी हैं, 20 टी-शर्ट्स, और एक टी-शर्ट कितने की है, $5 each. She then sell all of them for $10 each. और उन्होंने सेल करा है at the rate of $10 each. Emma has therefore made a profit of $100. इसलिए ईमा ने प्रॉफिट अर्न किया कितना, $100 का। $100 का कैसे, 20 इंटू 5, 20 टी शर्ट्स थी $5 ईच की, तो कितने की हो गई परचेसिंग प्राइस, $100। और 20 टी शर्ट सेल करी आपने $10 ईच पर, तो कितने की हो गई, $200 की। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना, $100 का। ये तो हो गई बात मेरे फर्स्ट पॉइंट की। सो बाय मैचिंग, Ima has therefore made a profit of $100 by matching the revenue of $200 earned against the cost $100 of acquiring them. उसको हमने एक्वायर करने में कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना हमने रेवेन्यू अर्न किया। ऑल ऑफ ईमा सेल्स एंड परचेज आर ऑन क्रेडिट एंड नो कैश हैज बीन रिसीव्ड और पेड। और हमने कोई कैश रिसीव या पे नहीं किया है। अगर ईमा ने सारी सेल हम परचेज अगर उधार में करी है, कोई कैश रिसीव या पे नहीं किया, तब भी हम उसको $100 का प्रॉफिट मानेंगे। प्रॉफिट $100 विल बी कंसिडर even if amount not received in cash, भले वो अमाउंट कैश में रिसीव नहीं हुआ है तो भी। फिर आगे बोला हमें, इफ ईमा हाउएवर ईमा ओनली सेल्स 18 टी शर्ट्स। अगर उन्होंने क्या करा, 18 टी शर्ट्स ही अगर सेल करी है, इट इज इनकरेक्ट टू चार्ज हर स्टेटमेंट ऑफ P&L विद द कॉस्ट ऑफ 20 टी शर्ट्स। अगर आपने 18 टी शर्ट्स अगर सेल करी है, 18 टी शर्ट्स $10 ईच पर, तो वो कितने की हो गई, $180 की। तो जब आप परचेज प्राइस निकालोगे तो परचेज प्राइस में कितने का लोगे, 18 टी शर्ट्स का एट द रेट ऑफ $5 ईच, तो वो कितना हो जाएगा, $90। तो प्रॉफिट भी आ जाएगा कितना, $90। सो पूरी 20 टी शर्ट्स का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 20 टी शर्ट्स अभी आपकी सेल नहीं हुई है। 2 टी शर्ट्स अभी भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में बच रही है, तो उसको हम सेल के फॉर्म में नहीं शो करेंगे। So if however Ima only sells 18 t-shirts, then it is incorrect to charge the statement of profit or loss with the cost of 20 t-shirts, as she still has 2 t-shirts in inventory. Therefore, only the purchase cost of 18 t-shirts, 18 into 5, $90 should be matched with the sales revenue, leaving her with a profit of $90। और उसमें $90 का क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट शो हो जाएगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। ये मेरा क्या हो गया, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का मैंने 3-4 चीजें बता दी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट समझा दिया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझा दिया, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये पूरा पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको। फिर उसी के अंदर लिखा हुआ है
However, if EMA had decided to give up selling t-shirts, then the going concern assumption no longer apply and the value of, अगर मान लो ईमा ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो कि वो जो गिव अप करने का, टू डिसाइडेड टू गिव अप सेलिंग टी शर्ट्स, देन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन नो लॉन्गर अप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ टू टी शर्ट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज ब्रेकअप वैल्यूएशन नॉट कॉस्ट। मतलब कि अगर वो मान लो जो दो टी शर्ट है, अगर हो सकता है उनका ऐसा कोई मूड हो जाए तो कि वो सेल प्राइस से कम रेट पर अगर बेचेंगे या और दूसरे रेट पर अगर बेचेंगे, तो फिर हम उसको ये मान रहे भी तो कि ये बिजनेस को आगे, इस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हम उसको अलग से रेट पर शो करते हैं। तो वो मैं अभी आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वाला पॉइंट समझाऊंगा, तो वहां पर वो चीज मैं बताता हूँ। Similarly, if the two unsold t-shirts are unlikely to be sold at more than their cost $5 each because of damage or fall in the demand, then they should be recorded on the statement of financial position at their net realizable value। मतलब कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, भाई हमने पढ़ा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होता है हमें शुड बी शोन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी। एनआरवी मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू सेलिंग प्राइस हम बोल सकते हैं, विच एवर इज लेस। दोनों में से जो कम होगा उस रेट पर हम क्या करते हैं, उसको शो करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब हमें शो करना होता है, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी दोनों में से जो कम होगा उस पर हम शो करते हैं। तो यहाँ पर सर एनआरवी का मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो उसको सेल करने से फाइनली कितना अमाउंट आ रहा है। अगर मान लो मेरी स्टॉक है और स्टॉक की जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से भी क्या है, कम रेट पर अगर बिक पाएगा, तो दोनों में से जो कम रेट होगी उसी को मैं शो करूंगा। एंड दिस शोज द एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो क्या अगर फ्यूचर में कोई लॉसेस होने वाले हैं तो हम उसको अभी से रिकॉर्ड करते हैं, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट्स होने वाले हैं तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। यहाँ तक की बात भी हो गई। ये मेरा एक और प्रिंसिपल हो गया, कौन सा, अक्रूवल बेसिस या अक्रूवल कॉन्सेप्ट हो गया है। इसी के बाद में फिर आता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, भाई हम नॉर्मली अजम्पशन लेते हैं तो कि बिजनेस क्या होगा, एक लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए हम असेट्स वगैरह को क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस पे जनरली शो किया जाता है। नॉर्मली वी अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर long term period, it will not be sold, इसको सेल नहीं किया जाएगा, और सीज एनी एक्टिविटी, ये वो कोई एक्टिविटी बंद नहीं करेगा, until some situation arise। यह हम assumption लेते हैं, और गोइंग कंसर्न के अंदर हम इसीलिए हम क्या करते हैं, असेट्स को उसके कॉस्ट प्राइस पर शो करते हैं। ड्यू टू दिस assets shown at cost price, however, if going concern concept not followed, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है, then assets will be shown at NRV। तो assets को हम किस पर शो करते हैं, NRV वैल्यू पर, नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर शो
किया जाता है। मतलब में सिंपल सी बात है भाई, नॉर्मली हम ये अजम्पशन लेते हैं तो कि बिजनेस एक लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, अनटिल अनलेस जब तक कोई स्पेशल सिचुएशन अराइज नहीं होती है। अगर आपको लगता है बिजनेस में हम कोई एक्टिविटी को बंद करने का प्लान कर रहे हैं या बिजनेस को सेल करने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में हम असेट्स वगैरह जो भी होते हैं उसको हम नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर भी, उसको बेचने से कितना अमाउंट आएगा उस वैल्यू पर हम उसको शो करते हैं। फिर ज्यादा वैल्यू पर शो करने का मतलब नहीं रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एन एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। तो क्या हम ये अजम्पशन लेते हैं एंटिटी गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इन द ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, और वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेगी। Hence, it is assumed that the entity has neither the intention nor the need to enter into liquidation. न तो उनका कोई मूड है ना वो किसी तरह के कोई प्रोसेस में तो कि वो लिक्विडेशन करे और टू सीज ट्रेडिंग या फिर अपना ट्रेडिंग वगैरह बंद करेगी। इफ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट, अगर इस तरह का आपका कोई इंटेंशन है भी तो कि मैं फ्यूचर में बिजनेस को बंद करूंगा, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट बेसिस। तो फिर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग तरीके से बनाने होते हैं। एंड इफ सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेसिस यूज, और फिर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने किस बेसिस पे बनाया है वो भी आपको डिस्क्लोज करना होता है। दिस कंसेप्ट अज्यूम दैट व्हेन प्रिपेयरिंग अ नॉर्मल सेट ऑफ अकाउंट्स, और ये जब हम नॉर्मल अकाउंट्स बनाते हैं हम assumption लेते हैं दैट बिजनेस विल कंटिन्यू to operate in approximately the same manner for the foreseeable future। भाई कम से कम वो आने वाले 12 मंथ तक तो बिजनेस चलेगा, वो अभी बंद होने का कोई उनका मूड नहीं है। इन पर्टिकुलर द एंटिटी विल नॉट गो इनटू द लिक्विडेशन और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन इन मटेरियल फ्री। तो वो अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई उनका ऐसा मूड नहीं है। और अगर आपका ऐसा अगर कुछ मूड होता है तो फिर हम उसको वैल्यू करते हैं एट देयर ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू मतलब आप असेट्स को सेल करेंगे तो कितना अमाउंट रियलाइज होगा, द अमाउंट दैट दे वुड सेल फॉर इफ दे वर सोल्ड ऑफ पीस मील एंड द बिजनेस वर प्रॉपर। मतलब हम उसको जब अगर पूरा का पूरा बेच देंगे तो उससे बेचने से कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा, उस अमाउंट फिर हम असेट्स को शो करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा गोइंग कंसर्न का? यस सर। इसी के बेसिस पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है। A retailer commenced business on 1st January and buy inventory of 20 washing machines। उन्होंने 20 मशीन्स खरीदी हैं, ईच कॉस्टिंग $100। तो 20 यूनिट्स आपने परचेज करी हैं और एक यूनिट कितने की है, $100 ईच। ड्यूरिंग द ईयर द रिटेलर सेल 17 मशीन्स एट द रेट ऑफ 150 ईच। उन्होंने 17 यूनिट सेल कर दिया और एक यूनिट कितने का, $150 ईच। अब आपसे बोला हाउ शुड द रिमेनिंग मशीन्स बी वैल्यूड एट 31 दिसंबर इफ द रिटेलर इज फोर्स्ड टू क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर रिटेलर को फोर्स किया जाता है तो क्या आपको अपना बिजनेस बंद करना होगा। एंड द रिमेनिंग मशीन्स, भाई 20 में से 17 मशीन तो सेल हो गई तो रिमेनिंग कितने बची, 3 मशीन्स। रिमेनिंग मशीन्स विल रियलाइज ओनली $60 ईच इन अ फूड सेल। और अगर हम जबरदस्ती चीजों को अगर बेचेंगे तो इससे कितना अमाउंट रियलाइज होगा, $60 पर मशीन। जबकि एक्चुअल में कॉस्ट ही बैटरी कितनी, $100। लेकिन अगर आपका बिजनेस का अगर माइंडसेट हो चुका है हम फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर हम उसको किस वैल्यू पर शो करेंगे, उसकी ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्वेंट्री की, 3 into 60 $180 पर हम उसको शो करेंगे। सेकंड पॉइंट दिया, हाउ शुड द रिमेनिंग मशीन्स बी वैल्यूड एट 31 दिसंबर इफ दे इंटेंड टू कंटिन्यू देयर बिजनेस इनटू द नेक्स्ट ईयर। अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो अगर बिजनेस को कंटिन्यू अगर किया जाता है तो फिर हम नॉर्मली इन्वेंटरीज को किस पर शो करते हैं, एसेट्स को उसकी कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3 into $100, तो कितना हो जाएगा, $300 हम उसको वैल्यू को शो करेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? तो मेन पॉइंट यस उन्होंने, सर। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एक तो बेसिस, किस बेसिस पे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, और रीजन आपने भाई क्यों गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं किया है, तो वो बेसिस और रीजन आपको डिफाइन करना होता है। वो बेसिस और रीजन आपको डिफाइन करना होता है। ये मेरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स दे रखे थे, वो प्रिंसिपल मैंने सारे समझा दिए गोइंग कंसर्न। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रिंसिपल समझा दिया अक्रूवल कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद में हमने आगे पढ़ा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो सारे एलिमेंट्स बता दिए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने।
यहाँ तक का मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसको यहाँ तक का टॉपिक आज कंप्लीट कर लीजिए। इसका आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो थोड़ा सा बाकी रह गया इस चैप्टर का पार्ट, वो मैं कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करें, बाकी कल कराता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।